रात बेहद भारी थी, जैसे हर शय अपने अंदर कोई गहरा राज छुपा कर बैठी हो। पुरानी हवेली की दीवारें नमी से भीगी हुई थी और ऐमन को वो अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थी जो हर रात हवा के साथ चलती थी। वो किताब पढ़ते पढ़ते कब खिड़की के पास आ खड़ी हुई, उसे खुद नहीं मालूम हुआ। दिल में फैलती बेचैनी कुछ ऐसी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, जैसे उसके आसपास कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। और फिर अचानक दरवाजे पर पड़ने वाली जोरदार दस्तक ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ा दी। वो ठठक कर वहीं खड़ी रह गई। दिल की धड़कनें एक लम्हे को ऐसे रुक गईं जैसे वक्त थम गया हो। वो धीरे धीरे बरामदे तक आई, हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। दस्तक दोबारा हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। उसकी उंगलियां कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबा, बारिश से भीगा हुआ लड़का खड़ा था। उसकी सांस फूली हुई थी, कपड़े फटे और मिट्टी से भरे थे। आंखों में खौफ ऐसा था जैसे पीछे कोई इसका ताकुब कर रहा हो। उसने भारी आवाज में कहा कि इसे पनाह चाहिए, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐमन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो झूठा नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सा दुख, कोई गहरी थकन और बहुत बड़ा राज छुपा हुआ महसूस होता था। मगर फिर भी एहतियात जरूरी थी। उसने पूछा, आप कौन हैं? तो वो आहिस्ता से बोला कि इसका नाम रामी है और वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो अंदर आया तो साथ ही आसमान पर गरज ऐसी पड़ी जैसे फिजा ने भी इस फैसले को कबूल या रद्द करते हुए आवाज उठाई हो। रामी कुर्सी पर बैठते ही जैसे ढेर हो गया। ऐमन ने पानी ला कर दिया तो उसके हाथ पर नजर पड़ी। आस्तीन ऊपर करने पर एक गहरा ताजा जख्म दिखाई दिया, जैसे किसी नोकीली चीज ने वार किया हो। ऐमन का दिल एक झटके से कांप उठा। उसने जख्म साफ करना शुरू किया तो रामी के लब बेकाबू सी लर्जिश के साथ कह उठे कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। वो सिर्फ सच के लिए भाग रहा है और वो लोग जिन्होंने ये जख्म दिया था किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। बारिश बाहर जोरों पर थी, छत से टपकती बूंदों की आवाज माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। ऐमन ने हल्की आवाज में कहा कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो खुद को खतरे में डाल रही है। मगर उसके दिल ने पहली नजर में फैसला कर लिया था कि रामी को पनाह देना जरूरी है। रामी की सांसें कुछ संभली तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। इसकी आवाज में थकन, टूट फूट और छुपे हुए दर्द का मिलाप था। उसने कहा कि वो एक मामूली सा फोटोग्राफर था जो मुख्तलिफ मकामात की वीडियोस बनाकर ऑनलाइन अपलोड करता था। एक रात महज इत्तेफाक से वो शहर के मज़ाफ़ात में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वहां कुछ लोग किसी गैर कानूनी काम में मसरूफ थे। रामी ने गैर इरादी तौर पर वो सब रिकॉर्ड कर लिया और बस वही गलती उसकी मौत का फरमान बन गई। वो लोग शहर के ऐसे बाअसर अफराद थे जिनके नाम सुनकर बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते थे। रामी इनकी नजर में आ चुका था। वो रात उसके लिए कयामत की रात साबित हुई जब उसे अचानक घर से भागना पड़ा। उस पर हमला हुआ
उसके दोस्त गायब हो गए, उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। वो जान बचाकर भागते भागते इस हवेली तक पहुंचा था। एमन इसकी बातें सुनकर सहम गई। इसके दिल ने पहली बार डर के साथ साथ किसी अजीब कशिश का एहसास भी किया, जैसे रामी की कहानी में सिर्फ खतरा नहीं बल्कि कोई ऐसा सच भी था जो एमन की जिंदगी बदल देने की ताकत रखता हो। अचानक हवेली के पीछे वाले सहन में कोई चीज गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। रामी ने तेजी से सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ की चमक लौट आई। उसने सरगोशी में कहा कि वो लोग उसके पीछे पीछे पहुंच सकते हैं। एमन के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं, मगर उसने अपने अंदर हिम्मत की वो चिंगारी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने आहिस्ता से कहा कि वो डरे नहीं, वो उसे छुपाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रामी ने पहली बार उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे किसी अंधेरे में रोशनी मिल गई हो। मगर इसी लम्हे दरवाजे के इस पार कदमों की धीमी मगर वाज़ेह आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदरूनी सहन में कदम रख रहा हो। हवा में खौफ की बोझ फैल गई। एमन ने एक लम्हे के लिए रामी का हाथ पकड़ा। रामी ने बेइख्तियार सांस रोक ली। दोनों की निगाहें दरवाजे की धर्स पर लगी। बाहर कोई था, और वो कोई ऐसा था जिसके आने का मतलब सिर्फ एक था। खतरा बहुत करीब पहुंच चुका था। रात की हवा में कुछ ऐसा वजन था जो आम नहीं था। हवेली के सहन में पड़ने वाली कदमों की मध्यम मगर भारी चाप सुनकर एमन के अंदर जैसे खून मुंजमद हो गया हो। इसके हाथ अब भी रामी के हाथ को थामे हुए थे, मगर दोनों की सांसें रुकती जा रही थी। सहन में किसी के रुकने की आहट आई, और फिर जैसे कोई आहिस्तगी से अतराफ का जायजा ले रहा हो। रामी की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने बेआवाज लब हिलाए। वो लोग हैं। उसका कहना ही काफी था। एमन का दिल धड़कने लगा, मगर उसके आसाब हैरत अंगेज तौर पर मजबूत होते जा रहे थे। वो धीरे से रामी का हाथ छोड़कर खड़ी हुई। खिड़की की दर से बाहर झांका तो उसे सहन के कोने में सियाह कपड़ों में लिपटा एक आदमी नजर आया, जो टार्च की मध्यम रोशनी से जमीन का जायजा ले रहा था, जैसे कोई निशान ढूंढ रहा हो। एमन ने वापस पलटकर रामी को देखा, जिसके चेहरे से खून उतर चुका था। वो बेआवाज इशारे से उसे पीछे के छोटे स्टोर रूम की तरफ ले गई। रामी जख्मी था, मगर खौफ और एड्रेनालिन ने उसे ताकत दे रखी थी। दोनों खामोशी से चलते हुए स्टोर रूम में दाखिल हुए। एमन ने दरवाजा आस्ते से बंद किया और उसे अंदर से कुंडी लगा दी। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ छत के एक कोने से आने वाली टूटी हुई रोशनी कमरे की बेतरतीब चीजों पर पड़ी। रामी ने सरगोशी में कहा कि अगर वो लोग अंदर आ गए तो बचना मुश्किल होगा, मगर एमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश करा दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। उसके लहजे में अजीब मजबूती थी। रामी ने इसकी जानिब देखा। पहली बार उसने किसी ऐसे फर्द को देखा था जो खतरे के बावजूद उसे छोड़ने वाला नहीं था। बाहर अचानक टॉर्च की रोशनी दरवाजे के नीचे से गुजरी। दोनों ने सांस रोक ली। बाहर कोई दरवाजे तक आया। 2 सेकंड की मुकम्मल खामोशी हुई और फिर टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ गई, जैसे वो शख्स अभी तक मुतमईन ना हो, मगर रास्ता तलाश कर रहा हो।
رامی نے آہستہ سے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی مگر اس کی بے چینی کہیں زیادہ شدید تھی۔ ایمن نے سامنے رکھی میز پر سے اپنا پرانا فون اٹھایا۔ وہ اسمارٹ فون نہیں تھا، بس ایک شاید ہی استعمال ہونے والا فون جو ہنگامی صورتحال میں رکھ چھوڑا تھا۔ میں پولیس کو کال کرتی ہوں، اس نے کہنا ہی چاہا تھا کہ رامی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پولیس میں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی، مدد ملنے کے بجائے میرا اتا پتہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ سن کر ایمن کے دل پر جیسے بوجھ پڑ گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ روم کے باہر قدموں کی آوازیں دور جا رہی تھی مگر خطرہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ یہ صرف تلاش کا پہلا مرحلہ تھا۔ ایمن نے خود کو سنبھالا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ بھی ہو وہ رامی کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ رامی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی بازو سے ہلکا سا خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ ایمن نے روم کے کونے میں رکھی پیٹیوں اور پرانے کپڑوں سے زخم کو دوبارہ لپیٹا۔ اس عمل کے دوران رامی کی نظریں ایمن پر جمی رہیں۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہی نہیں میں کون ہوں، کیا ہوں؟ ایمن نے بغیر نظر اٹھائے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے اس کا پورا ماضی جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دل کو بتا دیتے ہیں کہ وہ غلط نہیں۔ رامی کے لب ہلکے سے کانپے۔ شاید وہ شکر گزار تھا، شاید حیران، شاید دونوں، مگر وہ بول نہ سکا۔ باہر بارش کی تیز آواز آہستہ آہستہ تھم رہی تھی مگر ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے طوفان ابھی رکا نہیں بلکہ اگلا وار کرنے کو تیار کھڑا ہو۔ اچانک دور سے گاڑی کے انجن کی آواز آئی جو تیزی سے قریب آتی محسوس ہوئی۔ پھر وہ صحن کے باہر رک گئی۔ ایمن کا دل لرز اٹھا۔ ایک اور گاڑی؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ رامی کا چہرہ اور زیادہ زرد پڑ گیا۔ ان کے پاس 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر ایک یہاں ہے تو باقی بھی آس پاس ہوں گی۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ ایمن نے کنڈی مضبوطی سے چیک کی مگر اسے معلوم تھا کہ وہ اندر آ گئے تو لکڑی کا یہ پرانا دروازہ زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ اس نے لمحہ بھر سوچا اور پھر ایک فیصلہ لیا۔ وہ رامی کے قریب جھک کر بولی، تم یہاں رہو، جو بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا، میں 2 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ رامی نے چونک کر اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں، باہر مت جاؤ، وہ لوگ۔ مگر ایمن نے نرمی مگر پختہ انداز میں اس کی گرفت ہٹا دی۔ کبھی کبھی ڈر کا جواب ڈر سے نہیں، عقل سے دیا جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ صحن سنسان تھا مگر فضا میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے کمروں کی طرف جانے والے راستے پر قدم رکھے۔ اسے ایک ایسا خیال آیا جس نے شاید انہیں کچھ وقت دینے کی امید پیدا کر دی۔ وہ گھر کے پچھلے حصے کی لائٹس آن کرنا چاہتی تھی تاکہ لگے کہ کوئی گھر کے اندر گھوم رہا ہے اور سامنے والے حصے میں کوئی موجود نہیں۔ جیسے ہی وہ لائٹ کے سوئچ کے قریب پہنچی، اسے کسی کے آہستہ سے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ کوئی وہاں پہلے سے موجود تھا، کوئی اس کے بہت قریب، اتنا قریب کہ اس کا سایہ دیوار پر ہلکی سی ہلچل کے ساتھ ابھر آیا۔ ایمن کا جسم ایک لمحے کو پتھر ہو گیا۔ اس کی نبض بے قابو ہو گئی اور پھر ایک بھاری کھردری آواز اس کے عقب میں ابھری، تم اکیلی نہیں ہو، ہمیں معلوم ہے اندر کوئی ہے۔
बेहतर होगा सच बोलो। और इसी लम्हे लाइट एकदम ऑन हो गई। एमन की आंखें चुंधिया गईं और उसके सामने वो खौफनाक चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जो शायद इस रात की सबसे बड़ी आजमाइश लेकर आया था। एमन की आंखें यकदम रोशनी से चुंधिया गईं और जब उसने नजर संभाली तो उसके सामने खड़ा आदमी एक ऐसा चेहरा लेकर मौजूद था जिसे देखकर किसी का भी खून खुश्क हो सकता है। उसकी आंखें सख्त थीं और शक से भरी हुई थी। धाड़ी में पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे वो भीगते हुए सीधा यहाँ तक आया हो। उसने हाथ में पकड़ी टार्च का रुख एमन के चेहरे के ऐन सामने किया और गंभीर आवाज में बोला, हमें पता है कि तुम अकेली नहीं हो। कोई इस घर में छुपा हुआ है। कौन है वो? एमन ने पूरी कुवत से अपने एहसास को मजबूत किया। उसके गले में जैसे कांटे अटक रहे थे, मगर उसने खुद को डगमगाने नहीं दिया। वो एक कदम पीछे हटी और बिल्कुल पुरसुकून लहजे में बोली, ये मेरा घर है और मैं अकेली हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं। उस आदमी ने तंजिया हंसकर कहा, झूठ मत बोलो। हमारे बंदे ने इसे यहाँ भागकर आते देखा था और हम किसी गलतफहमी में नहीं रहते। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। एमन की धड़कन तेज होती जा रही थी, मगर उसने अपने चेहरे पर खौफ की एक लहर भी आने नहीं दी। वो जानती थी कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो उन लोगों को यकीन हो जाएगा। उसने पूरी हिम्मत जमा की और सख्ती से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें घर से बाहर रहकर बात करनी चाहिए। ये मेरा जाती घर है और बगैर इजाजत अंदर आना जुर्म है। उस आदमी ने इसकी बात का कोई असर ना लिया, बल्कि सर्द लहजे में बोला, बीबी कितने भी कानून गिनवा लो, हमारे सामने नहीं चलते। हमें बस वो लड़का चाहिए। 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, वरना हम खुद ढूंढ लेंगे। दिल में खौफ की बिजलियां दौड़ी, मगर चेहरा बदस्तूर मजबूत रहा। एमन ने सोचा कि उन्हें किसी तरह स्टोर रूम की सिमत से दूर रखना है। उसने बेख्तियार पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी ताकि ऐसा लगे कि वो अकेली घर में घूम रही थी। लाइट्स के अचानक रोशन होने से वो आदमी एक लम्हे को भौंचका सा रह गया। अहमद ने उसी मौके का फायदा उठाया और बोली, आओ देख लो, सारा घर तुम्हारे सामने है। जहाँ शक हो चेक कर लो, मगर मैं कसम खा कर कहती हूँ, यहाँ कोई नहीं। उसकी आवाज में अजब कुवत थी, वो शायद खौफ के बावजूद पैदा हो गई थी। उस आदमी ने इशारा किया और उसके पीछे खड़े 2 और आदमी आगे आए। तीनों अब घर के अंदर कदम रख रहे थे। हर कदम हर खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि सिर्फ एक गलत कदम स्टोर रूम तक जा सकता था और वहां रामी था, जख्मी, कमजोर और पकड़े जाने की सूरत में यकीनी मौत के दहाने पर। एमन के जिस्म से पसीना बहने लगा, मगर उसने अपने चलने का अंदाज पुरसुकून रखा। वो उन्हें घर के आगे वाले 2 कमरों तक ले गई। दरवाजे खोलकर दिखाए, ये देख लो, कुछ नहीं है। वो तीनों खामोश थे, मगर उनकी नजर हर कोने को शक की तरह चीर रही थी। एमन दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो स्टोर रूम तक न पहुंचे। अचानक पीछे खड़ा आदमी बोला, इस तरफ क्या है? उसका इशारा बिल्कुल उसी गलियारे की सिमत था जहां से स्टोर रूम जाता था। एमन के अंदर जैसे दिल बैठ गया, मगर उसने बगैर लम्हा गिनवाए जवाब दिया, वहाँ मेरा जाती स्टोर और पुरानी चीजें हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आगे देख लो, इधर वाले कमरों में देखो। उसने जानबूझकर सबसे दूर वाले कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से खोल कर कहा, ये मेरा बड़ा कमरा है, यहाँ भी देख लो। इस अचानक अमल से उनकी तवज्जो
लम्हा भर को दूसरी तरफ मुंतकिल हुई। वो तीनों उस कमरे की तरफ हुए। और अंदर दाखिल होने लगे। ऐमन ने लम्हा भर में गलियारे की तरफ देखा। स्टोर रूम बिल्कुल खामोश था, यहाँ तक कि सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। शायद रामी ने सांस रोककर खुद को मुकम्मल ठहरा लिया था। जब वो लोग कमरे में दाखिल हो गए तो ऐमन एक कदम पीछे हटकर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मगर चेहरे पर हिम्मत नक्श थी। अंदर वो लोग हर चीज को घूर घूर कर देख रहे थे। अलमारी, पर्दे, बेड, यहाँ तक कि कालीन के नीचे तक देखा, मगर कुछ नहीं मिला। एक आदमी झुंझलाकर बोला, यही कहीं होना चाहिए था। वो भागकर इसी तरफ आया था। सामने वाला आदमी गुस्से से ऐमन की तरफ मुड़ा। तुम छुपा रही हो उसे, है ना? ऐमन ने बगैर पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं छुपा रही हूँ, मगर किसको? तुम्हें तो खुद नहीं पता कि हो कौन। कैसा लगता है किस किसी बेगुनाह के पीछे इतने पागल होने में? वो शख्स आग बगोला हो गया। उसने आगे बढ़कर ऐमन का बाजू सख्ती से पकड़ा। ऐमन ने दर्द से हल्की सी सांस खींची, मगर पीछे नहीं हटी। उसके चेहरे पर हल्की सी तकलीफ नमूदार हुई, मगर खौफ नहीं। हमें पागल कहती हो? वो लड़का जिसके पीछे हम हैं, उसी ने ऐसी चीज देखी है जिसके लिए लोग हुकूमतें गिरा देते हैं। इस वीडियो ने हमारा सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वो मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। हमें वो फाइल चाहिए, और वो खुद भी। ऐमन ने हैरत और खौफ से उसकी आंखों में देखा। उसे अंदाजा था कि रामी किसी बड़े राज का गवाह है, मगर ये बात कि ये राज हुकूमतें गिरा सकता है, ये इसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। वो शख्स ऐमन के चेहरे के बहुत करीब आकर बोला, एक बार सोच लो, वो लड़का तुम्हारी मदद के लायक नहीं, मगर अगर तुमने रास्ता दिया तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। ऐमन ने हौले से सर उठाकर उसकी आंखों में सीधा देखा। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, कभी कभार कुछ गलत के सामने खड़ा होना भी जरूरी होता है। इसके ये अल्फाज सुनकर उस आदमी की आंखों में लम्हा भर को हैरत की चमक आई, जैसे इसे तवक्का ना हो कि एक अकेली लड़की इसे यूं जवाब दे सकती है। मगर फिर उसके चेहरे पर शफाफ मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, हम पूरा घर छानेंगे, एक एक कमरा, एक एक दरवाजा, जब तक वो मिल ना जाए। ऐमन की टांगों में लर्जिश दौड़ गई। अगर वो वाकई पूरा घर चेक करते तो स्टोर रूम तक जरूर पहुंच जाते और वहां सब खत्म हो जाता। लेकिन इसी लम्हे बाहर से एक जोरदार शोर गूंजा, जैसे कोई गाड़ी तेजी से रुकी हो। फिर मर्दों की चीखें, बाग की सिमत भागते कदमों की आवाजें, और अचानक फायरिंग की दो गूंजती हुई आवाजें आती। वो तीनों चौंक कर बाहर की तरफ लपके। कोई आया है, फौरन निकलते हैं। वो एक दूसरे को घसीटते हुए हवेली से बाहर निकले और भागते हुए अंधेरे में गायब हो गए। ऐमन ने जैसे ही आखिरी शख्स को बाहर जाते देखा, उसका जिस्म कमजोरी से दरवाजे के साथ टक गया। उसने एक गहरी सांस ली, जो पूरी रात रोके बैठी थी। लाइट्स अब भी जल रही थी, मगर घर में खामोशी थी। खतरा वक्ती तौर पर टल गया था, मगर असल सवाल अब भी बाकी था। बाहर फायरिंग किसने की? कौन आया था? और क्या वो दुश्मन था या कोई उनका गैर मुतवक्का मुहाफिज?